भारत की किशोर न्याय प्रणाली में एक ऐसा सवाल है जो बहुत ही जटिल और संवेदनशील है। चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर वो कौन सी उम्र या कौन सी लक्ष्मण रेखा है जिसके बाद एक बच्चे को उसके किए गए अपराध के लिए एक वयस्क की तरह ही जिम्मेदार ठहराया जाए। और ये सवाल जानते हैं एक अकेली बेहद दुखद घटना के बाद पूरे देश में गूंजने लगा। सोचिए, इतना भयानक, इतना घिनौना अपराध, और जब पता चला कि अपराधियों में से एक नाबालिग है तो कानून के हिसाब से उसे सजा मिलती सिर्फ 3 साल की, वो भी सुधार गृह में। बस इसी बात पर पूरे देश में एक गुस्सा भड़क उठा और यहीं से भारत की कानूनी व्यवस्था एक ऐसे मोड़ पर आ गई जहां उसे बदलना ही था। तो इस एक केस ने देखिए पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। सोचने पर कि भाई हमारा जो कानूनी ढांचा है, जो अब तक बच्चों के सुधार और पुनर्वास के सिद्धांत पर बना था, क्या वो काफी है? सिर्फ 3 साल। सोचिए, अपराध चाहे कितना भी संगीन क्यों न हो, पुराने कानून के तहत एक किशोर को इससे ज्यादा सजा नहीं हो सकती थी। और बहुत से लोगों के लिए ये बात बिल्कुल भी न्याय नहीं थी। तो अब जो बदलाव आया उसे समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि पुरानी व्यवस्था आखिर थी क्या, उसकी नींव किस सोच पर रखी थी। वो सोच थी बच्चे को बचाने की, न कि सिर्फ अपराध की सजा देने की। अगर हम देखें तो कई दशकों तक भारत की जो किशोर न्याय प्रणाली थी वो धीरे धीरे सुधार के रास्ते पर ही आगे बढ़ी थी। देखिए, 1986 में एक यूनिफॉर्म कानून आया, फिर 1952 में भारत ने यूएन कन्वेंशन पर साइन किया और 2000 में एक नया एक्ट आया जिसने पूरी तरह से सुधार और देखभाल पर जोर दिया। मतलब सोच ये थी कि युवा अपराधी कोई पैदाइशी मुजरिम नहीं है, बल्कि उन्हें देखभाल की जरूरत है। तो यहाँ आकर दो बिल्कुल अलग अलग विचारधाराएं आमने सामने आ खड़ी हुईं। एक तरफ था हमारा स्थापित कानूनी सिस्टम जो कहता था कि बच्चे का पुनर्वास करो, उससे सुधारो, और दूसरी तरफ थी जनता की आवाज जो गुस्से में थी और प्रतिशोध यानी सजा की मांग कर रही थी। और हुआ वही जिसका अंदाजा था। जनता का दबाव इतना ज्यादा था कि सरकार ने मौजूदा सिस्टम को मजबूत करने की जो सिफारिशें थीं उन्हें एक तरफ रख दिया और एक बहुत बड़ा, एक नाटकीय कानूनी बदलाव ले आई। और वो बदलाव था 2015 का नया जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। ये एक ऐसा ऐतिहासिक कानून था जिसने पहली बार ये कहा कि अगर 16 से 18 साल का कोई किशोर बलात्कार या हत्या जैसा कोई जघन्य अपराध करता है तो उस पर एक वयस्क की तरह मुकदमा चलाया जा सकता है। तो अब प्रोसेस क्या था? देखिए, सबसे पहले एक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ये जांच करता कि क्या उस 16 से 18 साल के किशोर में अपराध और उसके अंजाम को समझने की मानसिक और शारीरिक क्षमता है भी या नहीं। और फिर इसी जांच के आधार पर बोर्ड ये फैसला लेता कि केस को बच्चों की अदालत में भेजा जाए या वयस्क की तरह ट्रायल चलाया जाए। मतलब सारा दारोमदार इस बात पर आ गया कि कुछ मजिस्ट्रेट और सामाजिक कार्यकर्ता ये तय करें कि क्या एक टीनेजर ने एक अडल्ट की तरह सोचकर वो जुर्म किया है। लेकिन जैसे ही ये नया कानून आया, इसका विरोध भी शुरू हो गया। और विरोध करने वाले कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि कानूनी विशेषज्ञ, बाल अधिकार कार्यकर्ता और यहाँ तक कि न्यूरो साइंटिस्ट भी थे। अब देखिए, इस कानून की पूरी नींव, इसका जो पूरा ट्रांसफर का सिस्टम है, वो सिर्फ एक अजम्पशन पर, एक धारणा पर टिका है। और वो धारणा ये है कि अगर अपराध बहुत गंभीर है तो इसका मतलब ये है कि उसे करने वाला किशोर भी बहुत परिपक्व या मैच्योर होगा। पर क्या ये धारणा सही है? क्या वाकई एक किशोर का दिमाग एक वयस्क के दिमाग जैसा ही होता है? अगर हम न्यूरोसाइंस की माने तो इसका जवाब एक साफ नहीं है। देखिए, विज्ञान ये कहता है कि किशोरों का दिमाग एक वर्क इन प्रोग्रेस होता है। जो हिस्सा भावनाओं और आवेगों को कंट्रोल करता है, जिसे एमिगडाला कहते हैं, वो बहुत हावी होता है। और जो हिस्सा तर्क, प्लानिंग और नतीजों के बारे में सोचने के लिए जिम्मेदार है, यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वो तो अभी बन ही रहा होता है। नतीजा, टीनेजर्स दोस्तों से जल्दी प्रभावित होते हैं, ज्यादा रिस्क लेते हैं और फैसले अक्सर भावनाओं में बहकर करते हैं। तो सिर्फ विज्ञान ही नहीं, कानूनी तौर पर भी इसकी कई आलोचनाएं हैं। आलोचक कहते हैं कि यह कानून निर्दोषिता की धारणा का उल्लंघन करता है, क्योंकि आप किसी का दोष साबित होने से पहले ही उसकी परिपक्वता जांच रहे हैं। दूसरा, ये वैज्ञानिक रूप से ही गलत है, क्योंकि किसी की मैच्योरिटी को मापने का कोई सटीक तरीका है ही नहीं। और सबसे जरूरी, ये एक युवा को नई शुरुआत देने के मूल सिद्धांत को ही खत्म कर देता है।
तो एक तरफ तो ये बहस चली रही थी, तभी एक और हाई प्रोफाइल केस सामने आया, पुनेर पॉश केस। इस मामले ने एक बिल्कुल अलग सवाल खड़ा कर दिया। सवाल कानून के सख्त होने का नहीं था, बल्कि सवाल ये था कि क्या ये कानून सबके लिए बराबर है। देखिए, जब किसी अमीर और रसूखदार परिवार का बच्चा अपराध करता है तो उसके पास अच्छे वकील होते हैं, जमानत के लिए पैसे होते हैं, प्राइवेट रिहैब की सुविधा होती है। इन सब से एक ऐसी धारणा बनती है कि पैसे और पावर के दम पर सिस्टम को मैनेज किया जा सकता है, और इससे आम आदमी का न्याय पर से भरोसा उठता है। और ये बात उस सबसे बुनियादी सिद्धांत को सामने लाती है जो किसी भी न्याय व्यवस्था की आत्मा होनी चाहिए, कि कानून के सामने सब बराबर हैं। न्याय किसी के बैंक बैलेंस या सामाजिक रुतबे को देखकर नहीं होना चाहिए। तो सवाल उठता है कि अगर 2015 के कानून में इतनी खामियां हैं, तो फिर रास्ता क्या है? इसका विकल्प क्या हो सकता है? जो लोग इसकी आलोचना करते हैं, वो एक बीच का रास्ता सुझाते हैं। एक ऐसा रास्ता जो गंभीर अपराधियों से अलग तरह से निपटे, लेकिन उन्हें रखे किशोर न्याय प्रणाली के अंदर ही। तो ये जो मॉडल है, ये सवाल को ही बदल देता है। ये नहीं पूछता कि क्या ये टीनेजर सजा के लिए काफी मैच्योर है, बल्कि ये पूछता है कि इस व्यक्ति से समाज को कितना खतरा है और इसके सुधार के लिए सबसे अच्छा, सबसे कारगर तरीका क्या हो सकता है। मतलब फोकस सजा से हटकर सुधार और सुरक्षा पर आ जाता है। और यहीं आकर हम वापस उसी सबसे बड़ी दुविधा पर पहुंच जाते हैं। एक तरफ है पीड़ित जिन्हें न्याय चाहिए, और दूसरी तरफ है एक बच्चा जिसके अंदर बदलने और सुधरने की पूरी संभावना है। एक समाज के तौर पर इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए? तो आखिर में सवाल यही बचता है, कानून का फोकस किस पर होना चाहिए? उस अपराध पर जो किया जा चुका है, या उस बच्चे पर जिसके सुधरने की गुंजाइश अभी बाकी है? कोई भी देश इस सवाल का जो भी जवाब चुनता है, वो जवाब उस समाज की जवाबदेही, माफी और बचपन को लेकर उसकी अपनी गहरी सोच को दिखाता है।